मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी में एक टॉपिक है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक बेसिकली एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक घर है और इस घर में डेली अगर वेस्ट मटेरियल, यानी कहने का मतलब कोई कचरा डेली निकलते रहता है, अगर इसे घर से बाहर निष्कासित नहीं किया जाए तो अंततः ये घर पूरा का पूरा कचड़ों से भर जाएगा। अतः यह घर एक बहुत अच्छा सा घर भी एक बहुत बेकार घर में बदल जाएगा। वही सिस्टम एक्सक्रीशन उत्सर्जन पर लागू होता है। जैसे कोई भी जीव अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं करता है तो सेम टू सेम रूल एक घर वाला लागू होगा उस पर। जैसे किसी भी प्रकार के जीव की अगर हम लोग बात करें तो उसकी तुलना मैंने फिलहाल एक घर से किया है। तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डेली अगर जो भी अवशिष्ट मटेरियल या बेकार पदार्थ इसे अगर घर से बाहर ना निकाला जाए तो ये घर एक बहुत ही बेकार बन जाएगा। उसी प्रकार सभी प्रकार के जो जीव हैं उस जीवों के बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसे निकलने की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्सर्जन नाम देते हैं। अब हम लोग एक परिभाषा के तहत इसे जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्सर्जन का डेफिनेशन, कहा जाता है कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर, अब ध्यान रखना है, शरीर के अंदर उपस्थित, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर बेकार पदार्थ जैसे घरों के अंदर, तो उसी प्रकार उपस्थित जो भी बेकार पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, निकालने की नहीं, निकलने की, ठीक है, तो जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब एक चीज और क्या है कि अब उत्सर्जन के माध्यम से, जैसे यहाँ घर पे मैंने बताया कि घर में बहुत सारे वेस्ट, जैसे गार्बेज में बहुत सारे चीज आते हैं, कपड़े आते हैं या पेपर आते हैं या प्लास्टिक आते हैं, उसी प्रकार बॉडी से क्या क्या उत्सर्जित होगा? तो बॉडी से जो उत्सर्जित होता है वो चीज होता है यूरिया, पसीना। बॉडी से एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अगर हम लोग देखें तो ये एक गैस है जिसे CO2। अब एक चीज और है, सीधा सा अगर आप एक शॉर्ट और डिफिनेशन देखें तो कह सकते हैं कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उस निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। सॉरी, उत्सर्जन कहलाती है। अब यहां पर समझिए, उत्सर्जन में एक चीज होता है उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जैसा कि मैंने यहां पर बताया, यूरिया, पसीना, CO2 और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ है क्या? तो कहा जाता है कि उत्सर्जन के माध्यम से, यानी ये क्रिया के द्वारा, उत्सर्जन के माध्यम से जो बेकार पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जित होता है, बॉडी से उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए, उत्सर्जी पदार्थ यानी जो उत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जित यानी बॉडी से निकल रहा है उसी को, जैसे यहां पर घर में हम लोग क्या करते हैं, एक गार्बेज, कचरा का बॉक्स रखते हैं, जो भी घर का कचरा होता है हम लोग डेली उसी में क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, अंततः उसे ले जाकर के बाहर बिक देते हैं। वही प्रोसेस यहां पर होती है कि उत्सर्जन के माध्यम से जो बेकार पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जित होता है। तो जो बेकार पदार्थ उत्सर्जित हो रहा है उसी को हम क्या कहने वाले हैं? उत्सर्जी पदार्थ कह रहे हैं। अब चीज देखिए, तथा जिस अंग से स्रावित होता है। अब यहां पर पदार्थ के रूप में अगर हमने अभी बात किया यूरिया और पसीना और CO2 इत्यादि जो भी हो, तो ये तो पदार्थ हो गए, बट यहां पर बात हो रहा है जिस अंग से स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से त्वचा और वृक्क, जिसको आप किडनी कहते हैं। तो त्वचा से क्या निकलता है? तो त्वचा से निकलता है, पसीना की बात करें तो पसीना निकलता है, यानी यह एक बेकार पदार्थ हो गया, यह क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। ये क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया, और मतलब इससे निकलने वाला जो कि यूरिया होता है वो बेकार पदार्थ हो गया।
अब यहां पर समझिए, समझने की बात क्या है, एक बड़े बिल्डिंग की अपेक्षा, अब यहां पर थोड़ा सा तुलनात्मक स्थिति को देखिए, जैसे एक ये बिल्डिंग बड़ा है और एक छोटा है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि बड़ा की अपेक्षा छोटा घर में कचरा बहुत कम होगा। उसी प्रकार यानी इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा कचरा होगा और इसमें कम होगा। तो वहां पर हम बात कर रहे थे क्या चीज, कि कुछ जीवों में, खास करके अगर हम लोग बात करें तो सूक्ष्म जीवों में, यानी छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीवों के अंतर्गत अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आते हैं, या बहुत सारे जीव आते हैं। तो कहा जाता है कि सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अब इसको, अब जो मैंने बिल्डिंग से तुलना किया, आप इसे क्या कीजिए, सेलुलर के अंतर्गत यानी सेल के अनुसार हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे इसको हम लोग बांट दें मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी बहुकोशिकीय। और यहां पर हम लोग बात करें तो ये होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। तो बहुकोशिकीय हम लोग हो गए, और यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय क्या हो गया, सूक्ष्म जीव, जैसा कि मैंने अमीबा बताया, पैरामीशियम बताया, यूग्लिना इत्यादि बहुत सारे। तो कहा गया कि सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन कैसे हो रहा है, तो अमीबा तथा अन्य सूक्ष्म जीवों में, अन्य सूक्ष्म जीवों के नाम मैंने पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि नाम रखा। विसरण तथा प्रासरण, अब इस बात को एकदम नोट आउट कर लेंगे आप। विसरण तथा प्रासरण के माध्यम से क्या होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। खास करके एग्जाम की ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो वो अमीबा के लिए ही ये चीज पॉइंट की जाती है कि अमीबा में इसके द्वारा, यानी कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा से अमीबा में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो वो अंग है क्या, विसरण तथा प्रोसेस, विसरण तथा प्रसरण होती है। अब यहां पर जीवों की यानी सूक्ष्म जीवों की बात तो हम लोग कर लिए कि सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो विसरण तथा प्रसरण से होती है। अब सूक्ष्म जीवों का बेकार पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो वहां पर भी या आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना होगा, यूरिया, अमोनिया जैसे चीज। अब हम लोग पादपों की बात करें, यानी पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन की प्रोसेस होती है। तो एक विशेष बात आपको मैं बता दूं, कहा जाता है कि पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। जैसे कि मैंने मनुष्य के लिए यहां पर एक एग्जांपल लिया था, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत त्वचा और वृक्क, ठीक है। तो यहां पर लगभग पादपों में लगभग सभी प्रकार के अंग, कुछ खास अंग को छोड़कर सभी अंग क्या होते हैं, भाग लेते हैं। क्या चीज में, तो उत्सर्जन में। तो पादपों में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। इनमें पत्ती तथा जड़, पत्ती तथा जड़ और कुछ अन्य भाग, जो कि मैं चर्चा करूंगा इस पर, अन्य भागों से क्या होती है, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अब यहां पर उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 होगा, गोंद होगा, जलवाष्प होगा इत्यादि, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें इसकी, चलिए देखिए, जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं CO2 का, आपने देखा होगा पादप में, यानी पादप की जो पत्तियां होती है वो पत्ती जो होती है, लिफ, ये पत्ती के ऊपर आपने देखा होगा कि स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा को आप क्या कहते हो, रंध्र कहते हो। अब ये रंध्र क्या करता है, रंध्र करता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, उस दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ये CO2 का यूज करता है, CO2 का यूज करता है, तो उस समय यानी यहां पर CO2 नहीं O2 होगा, CO2 का यूज करता है और उस समय O2 इसके लिए क्या होता है, एक बेकार पदार्थ होता है। यानी O2 ये यूज नहीं करता उस समय, कब, जब प्रकाश संश्लेषण कर रहा होता है तब। उसी प्रकार पत्तियों की अगर हम विशेष से बात करें तो मान लीजिए यह लिप्स है,
फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस पर देखिएगा कि जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो इस पर से जलवाष्प, वाटर वेपर क्या करता है, मूव करते रहता है। जलवाष्प मूव कर जाता है, जो ऊपर जाकर के क्या बनाता है, बादल, यानी बादल का निर्माण करता है। अब ये जल, आप कहोगे कि ये जल कहां से आया, तो जल वही एब्जॉर्ब होकर के बादल बनाता है जो पत्तियों से ज्यादा होता है। यानी ज्यादा की बात अगर हम लोग करें, सपोज मानिए कि एक पत्ती को 100 ml जल की आवश्यकता है। अब उसको मिल कितना गया, 200 ml। तो 200 ml जैसे ही जल मिलता है तो वो 100 ml यूज करेगा, और ये जो 200 में से 100 ml जो बच गया उसका क्या करेगा, वो तुरंत वाटर वेपर के रूप में मूव करेगा, और मूव करने के पश्चात क्या करेगा, उसे बादल में निर्माण कर देगा। ठीक है, तो हम लोग अब जंतुओं में उत्सर्जन यानी मानवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया अगले टॉपिक में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।